नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती हैं अधूरी खबरें। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से घिर गई है। पहले बजट में मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान, फिर वक्फ बिल के खिलाफ, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव, और अब सरकारी ठेके में 4% अल्पसंख्यक आरक्षण का बिल। बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो ओबीसी और एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे देगी, और बीजेपी के ये आरोप सही साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने आज जिस तरह से धर्म के आधार पर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित किया है, उससे बीजेपी के आरोपों में दम दिखाई देता है। तो आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि क्या सही में कांग्रेस पिछड़ों और दलितों के हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को देने का प्लान कर रही है। क्या है मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस की सोच और उसका डीएनए। आज पूरा सच में खुलेगा राज कि कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों को पूरे 10% आरक्षण देने का मन बना लिया था। आज हम आपको बताएंगे नेहरू के मुस्लिम रिजर्वेशन वाले ड्राफ्ट पर किसने लगाया था अड़ंगा। साथ ही हम आपको बताएंगे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव के पीछे सिद्धारमैया सरकार की मंशा का पूरा सच। यह भी बताएंगे कि आखिर जब मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तो विपक्षी पार्टियां इस वक्फ बोर्ड में सुधार का विरोध क्यों कर रही हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की वो शायरी जिसमें वो राहुल गांधी और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर तंज कर रहे हैं। आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है सहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टीकरण। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है सहजादा। लेकिन दिल के ये अरमा 4% नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिम इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, पीएफआई वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। तो शायरी के बहाने बड़ा हमला कर दिया संबित पात्रा ने और आलमगीर राहुल जेब बता दिया राहुल गांधी को। तो कर्नाटक विधानसभा में हनी ट्रैप स्कैम को लेकर मचे बवाल के बीच अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने वाला विधेयक पास हो गया। सिद्धारमैया सरकार ने आरक्षण को अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए इसका बचाव किया है। वहीं बीजेपी ने इस विधेयक का विरोध किया है और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है। विधानसभा में हनी ट्रैप स्कैम को लेकर बवाल मचा था। इसी बीच सिद्धारमैया सरकार विधानसभा में यह विधेयक लेकर आई। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सदन के बीचों बीच आकर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। कुछ विधायकों ने 4% कोटा विधेयक को फाड़ दिया और इसके टुकड़े भी सदन के भीतर उड़ते दिखाई दिए। अब बीजेपी कह रही है कि हनी ट्रैप स्कैम को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने मुसलमानों को सरकारी ठेके में आरक्षण देने संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके खिलाफ भाजपा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ संविधान के मुताबिक हुआ है और सरकार संविधान के मुताबिक जनता के हित के लिए हर कदम उठाएगी।
वहीं बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि सिद्धारमैया सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का काम कर रही है और लैंड जिहाद के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट जिहाद शुरू कर रही है। आप भी सुनिए इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर सिद्धारमैया सरकार का यह कदम कितना संवैधानिक है। Democracy, they have every right to take, but as an elected government going by the constitution, we have taken every steps according to the law. So when we are right according to the law, nobody can stop us from implementing anything for the good of the society. ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है, इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा। कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा। मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को बीजेपी कह रही है कि संविधान के विरोधी है। दरअसल भारतीय संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा है और धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वोट हासिल करने के लिए नेता आरक्षण के नाम पर रेवड़ी बांट रहे हैं। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के प्रस्ताव से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है और इस मामले में कई संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है और इस आधार पर कांग्रेस सरकार का यह कदम पूरी तरह से असंवैधानिक है और कोर्ट शायद इस तरह के आरक्षण को वैध ठहराए। ओबीसी के दायरे में मुसलमानों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है और अब सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण से विवाद का दायरा और बढ़ सकता है। दरअसल कर्नाटक में माल और सेवाओं की सरकारी आपूर्ति के टेंडर के लिए 1999 में यह कानून बना था। कानून में ताजा संशोधन के बाद अब श्रेणी 2B के तहत मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में आरक्षण मिलेगा, जो 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों और 1 करोड़ रुपए तक के वस्तु या सेवा ठेकों में मिलेगा। वहीं 4% आरक्षण लागू होने से सरकारी ठेकों में सभी वर्गों के लिए अब कुल आरक्षण 47.45% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 12.92% है और ताजा संशोधन के मुताबिक मुस्लिम समुदाय को ओबीसी के दायरे में यह आरक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछले साल बताया था कि श्रेणी 1 में 17 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया है, जबकि श्रेणी 2A में 19 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया है। ऐसे में यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब कर्नाटक में पहले से ही श्रेणी 1 में और श्रेणी 2A के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए भी आरक्षण का प्रावधान था, तो फिर श्रेणी 2B के तहत सभी मुसलमानों को आरक्षण देना कहां तक उचित है। बहरहाल यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि कर्नाटक में अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने से ओबीसी और पिछड़ों के अधिकारों में सेंधमारी हुई है। यह पहली बार नहीं है जब सिद्धारमैया सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। पहले भी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कई मौकों पर तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई है। वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना भी इसी का हिस्सा है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वहीं कर्नाटक सरकार के बजट में भी मुसलमानों के लिए कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं। आप भी सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को, जो बता रहे हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कब कब तुष्टीकरण की राजनीति की। फिर हम आपको बताएंगे मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस के स्टैंड का क्या है पूरा सच। आप सबने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा। एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे कांग्रेस द्वारा। और उसी प्रकार इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। यह आर्थिक जिहाद है और इतिहास गवाह है
सितंबर 2024 में कर्नाटक सरकार आंगनवाड़ी टीचर्स जो होते हैं उनके लिए 2 जिलों में कर्नाटक में उर्दू कंपलसरी होगा, उर्दू में पढ़ाना होगा, इस प्रकार का भी एक नियम निकाला था। और इस बार का जो बजट भी आया था, बिल्कुल सही कहा है हमारे नेताओं ने, इट लुक्स मोर लाइक अ मुस्लिम बजट देन एन इंडियन और अ स्टेट स्पेसिफिक बजट। सच तो यह है कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम आरक्षण पर स्टैंड शुरू से ही शक के घेरे में रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी के नेता समय समय पर खुलकर मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते नजर आते हैं, वहीं उनकी नीतियां भी हमेशा से ही मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में दिखाई देती हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस की कई राज्य सरकारों ने मुस्लिम आरक्षण को या तो लागू करने की कोशिश की या उसे बरकरार रखा। आइए आपको बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान मुसलमानों की स्थिति की पड़ताल के लिए सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग बनाए गए थे। जस्टिस मिश्रा आयोग ने मुसलमानों को 10% और दूसरे अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण देने की भी सिफारिश की थी। साथ ही यह भी कहा था कि धर्मांतरण कर मुसलमान या ईसाई बनने वाले दलितों का भी अनुसूचित जाति का दर्जा बहाल रखा जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों के लिए 8.4% का सब कोटा तय किया जाए। इतना ही नहीं, आयोग ने 1950 के आदेश में संशोधन की भी सिफारिश की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिस पर काफी बहस और बवाल हो चुका है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुसलमानों का है। 2012 में देश के तत्कालीन कानून मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में बयान दिया था। तब यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान सलमान खुर्शीद ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आती है तो ओबीसी के मौजूदा 27% कोटे में से पिछड़े मुसलमानों के लिए 9% कोटा तय किया जाएगा। जब उनके इस बयान पर विवाद हुआ था तो खुर्शीद ने अपने बयान के समर्थन में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों का सहारा लिया था। और ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस पर हमेशा से ये आरोप लगते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण उसके डीएनए में शामिल है और नेहरू के जमाने से कांग्रेस की यही नीति रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार पूरे देश में मुस्लिम आरक्षण का फैसला करीब करीब ले ही चुके थे। नेहरू ने मुसलमानों को न केवल नौकरियों में आरक्षण देने की बल्कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायत के चुनाव में भी आरक्षण देने की तैयारी कर ली थी। और क्या आपको मालूम है कि नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला किसकी सलाह पर लिया था? नेहरू ने यह फैसला दरअसल पाकिस्तान की सलाह पर लिया था। जी हां, पाकिस्तान की सलाह पर नेहरू भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तैयार हो गए थे। तो बिना देर किए खोलते हैं इतिहास के इस पन्ने को जिसका जिक्र कोई वामपंथी इतिहासकार नहीं करता है। तो यह बात 1949 की है। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे अपने पूरे उफान पर थे। वहां हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद लाखों हिंदू जान बचाकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए आ गए थे। इसके बाद अगले साल 1950 के मार्च महीने के इस समस्या के समाधान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई, जिसे नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस बातचीत का पूरा मुद्दा यह था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों को जिस तरह से सुरक्षा दे सकते हैं उसके लिए काम करना चाहिए। इस बातचीत में लियाकत अली ने नेहरू से कहा कि वो भारत में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। हैरत की बात यह है कि इस अजीबोगरीब मांग पर नेहरू पूरी तरह से तैयार हो गए। बाकायदा नेहरू और लियाकत अली खान के बीच समझौते का एक ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, जिसमें भारत में मुसलमानों को नौकरी और चुनावों में आरक्षण देने का वादा किया गया था। नेहरू जब इस ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र किया तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री एनवी गाडगिल ने अपनी मशहूर किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में। स्वतंत्रता सेनानी एनवी गाडगिल नेहरू सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे। वो इस कैबिनेट की बैठक में शामिल थे। वो अपनी किताब के पेज नंबर 87 पर लिखते हैं, ठीक 10 बजे नेहरू ने कैबिनेट के सामने लियाकत अली के साथ अपने समझौते का एक ड्राफ्ट रखा।
समझौते के अंतिम 2 पैराग्राफ में भारत के सभी राज्यों में नौकरियों और चुनावों में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया गया था। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। हम सभी मंत्रियों को ड्राफ्ट की एक कॉपी दे दी गई थी, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। तब मैंने कहा, ये 2 पैराग्राफ कांग्रेस की पूरी विचारधारा के खिलाफ हैं। पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार करने की वजह से देश को विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी है। आप हमें फिर से वही जहर पीने के लिए कह रहे हैं। ये विश्वासघात है। तो सुना आपने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की सलाह पर पंडित नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था। नौकरियों में तो आरक्षण ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव की सबसे खतरनाक बात थी चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीट की व्यवस्था। अगर आपको लगता है कि अभी चुनावों में जिस तरह से एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटें होती हैं और इसी तरह से मुसलमानों के लिए भी रिजर्व सीटों का प्रावधान किया जा रहा होगा, तो इसमें गलत क्या है? दरअसल नेहरू आजादी के बाद भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करना चाह रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह होता है कि मुस्लिम रिजर्व सीटों पर सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं और इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को होगा। यानी मुस्लिम रिजर्व सीट पर सिर्फ मुसलमानों द्वारा मुस्लिम नेता का चुनाव होगा। यहां आपको पता होना चाहिए कि पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से भारत का बंटवारा हुआ था। आइए वापस लौटते हैं कैबिनेट की बैठक पर। मुसलमानों को आरक्षण देने वाले ड्राफ्ट का एनवी गाडगिल ने सख्त विरोध किया। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, ये जानते हैं खुद एनवी गाडगिल के शब्दों में। वो अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में आगे लिखते हैं, मेरे विरोध की वजह से नेहरू नाराज हो गए थे, लेकिन बाकी मंत्री खुश थे। फिर भी किसी मंत्री ने मेरा समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे तक चली बहस के बाद मंत्री गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा कि गाडगिल की आपत्तियों में दम है और उन्होंने समझौते के आखिरी 2 पैराग्राफ को फिर से तैयार करने का काम अपने हाथ में ले लिया। इस पर नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने लियाकत अली खान के साथ इस शर्त पर अपनी सहमति व्यक्त की है। तब मैंने उन्हें जवाब दिया, आपने उन्हें यह भी बताया होगा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। मैं अन्य कैबिनेट सदस्यों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसका 100% विरोध करता हूं। इस पर सरदार पटेल ने चुपचाप सुझाव दिया कि चर्चा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और बैठक स्थगित कर दी गई। गाडगिल अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि उसी रात सरदार पटेल ने मुझे यह जानकारी दी कि गोपाल स्वामी आयंगर ने समझौते के ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया है। लिहाजा जब अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो वो अंतिम 2 पैराग्राफों को हटा दिया गया था। तो इस तरह सरदार पटेल की समझदारी और एनवी गाडगिल की बगावत की वजह से मुसलमानों को आरक्षण देने का नेहरू का सपना चकनाचूर हो गया। पूरा सच में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कर्नाटक में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का क्या है पूरा सच। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी।
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस की सोच और उसका DNA। अब आप कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 2 दिन पहले इसी बुधवार को राज्य की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के भारी विरोध के बावजूद सदन से उसे पारित भी कराया। मतलब साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए चाहे जो भी करना पड़े, मुख्यमंत्री सिद्धारामैया और कांग्रेस पार्टी करने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिन पहले इसी मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो वो पूरे देश में CAA, NRC जैसा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके आखिर संदेश क्या देना चाहती है? क्या वो एक बार फिर से पूरे देश में शाहीन बाग जैसा माहौल तो पैदा नहीं करना चाहती? पहले आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर वक्फ बिल पर बनी JPC के चेयरमैन जगदंबिका पाल और बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस शासित राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में इसी तरह के प्रस्ताव पारित किए गए थे। केंद्र अगर कोई कानून बना रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर बनाया हो, उस डिटेल डिस्कशंस के बाद अगर उस कानून को लाने जा रही है, उसके खिलाफ कर्नाटका विधानसभा में प्रस्ताव करना, ये निश्चित तौर से एक तरह से जो संघीय ढांचे में लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है उसका उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने बता दिया कि राजीव गांधी के समय जो शाहबानो का जजमेंट आया था, जिसको राजीव गांधी की सरकार ने रेडिकल मौलानाओं के दबाव में आकर पलटा था और एक मुस्लिम महिला के न्याय के खिलाफ खड़ी हो गई थी, ठीक उसी मानसिकता से आज राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी गरीब मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हो गई है और वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रही है। और ये वही सोच है जो एक जंतर मंतर में देखी थी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कुर्बानी भी देनी हो तो देनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सारे पार्सल्स ऑफ लैंड जो किसानों के हैं, जो मंदिरों के हैं, वो पार्सल करके वक्फ के नाम कर दिए जाए। वक्फ के संशोधन पर जो राय दी थी वो मुस्लिम लोगों ने दी थी, पर अब भड़काने के लिए कभी ओवैसी बोलते हैं मस्जिदें छिन जाएगी, कभी कोई बोलता है शाहीन बाग बना देंगे, और कांग्रेस गैर संवैधानिक तरीका अपनाती है। ये सब दिखाता है कि वक्फ के नाम पर BBC भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। दरअसल मोदी सरकार साल 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता देने के लिए CAA कानून लेकर आई थी,
तब विपक्षी दलों ने जिस तरह की राजनीति की, उससे आम मुसलमानों में यह भ्रम फैल गया कि उनकी नागरिकता छीनने का यह कानून है, जिसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में शुरू हुआ आंदोलन देश भर में फैल गया था। उस दौरान कांग्रेस, वाम दल और टीएमसी समेत विपक्ष शासित कई राज्यों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्यों की विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि इसे धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने माने के खिलाफ बताया। फिर पंजाब और राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने जनवरी 2020 में राज्य विधानसभाओं में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए थे। सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले राज्यों में टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल भी शामिल था। हालांकि इस तरह के प्रस्तावों की कोई कानूनी और संवैधानिक वैधता नहीं होती, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस तरह के कदम उठाए जाते रहे हैं। अब कुछ इसी तरह की राजनीति वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी विपक्ष ने शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो गई है। दरअसल जेपीसी में गहन विचार विमर्श के बावजूद विपक्ष इस विधेयक का लगातार विरोध कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल जब संसद में लाया गया था तब भी विपक्ष ने विरोध किया था। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठकों में भी विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया और जब जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई तब भी विपक्ष ने विरोध किया। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड में होने वाले हर सुधार का हर मौके पर विपक्ष विरोध कर रही है। दरअसल इसके पीछे है विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। आइए कुछ तथ्यों और आंकड़ों के साथ जानते हैं कि विपक्ष इस विरोध का पूरा सच क्या है। दरअसल वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए लाए गए बिल का सबसे ज्यादा विरोध ममता बनर्जी की टीएमसी कर रही है और इस विरोध के पीछे का पूरा सच है मुस्लिम तुष्टीकरण। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं जो टीएमसी का वोट बैंक माना जाता है। बंगाल में करीब 80,000 वक्फ संपत्तियां हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विरोध की भी यही वजह है। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% के आसपास है। यूपी में मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को वोट बैंक माना जाता है। यूपी में 2 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की आरजेडी को वक्फ की इसलिए इतनी चिंता है क्योंकि उनके राज्य में करीब 17% मुस्लिम वोट बैंक है जो परंपरागत रूप से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम के मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता वक्फ बोर्ड को पुराने ढर्रे पर चलाने की वकालत करता है। बल्कि कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लाने की शुरुआत भी कर दी है। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।